हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की मेजरमेंट के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं इस सवाल को। कहता है ऑन 1 जनवरी 2010 पीएसएल इशू अ 3-year नोट एट पार वैल्यू ऑफ 5 million. The annual fixed coupon rate of 12% when the CIBOR is 10%. Therefore, spread on account of credit risk of PSL is 2%, that is 12 minus 10%. एक कंपनी हमारे पास पीएसएल के नाम से 1 जनवरी 2010 पे इन्होंने 3 इयर्स की मैच्योरिटी का एक लोन नोट इशू किया। 5 मिलियन की इसकी फेस वैल्यू है और 12% का कूपन फिक्स दिया जाएगा। काइबोर इस दिन 10% है। अब काइबोर का 10% है कि आज की तारीख में आपकी इकोनॉमी में रिस्क फ्री रेट, डिफॉल्ट फ्री जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। और चूंकि आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है तो आपने 2% का एक्स्ट्रा स्प्रेड भी ऑफर किया और 12% के फिक्स कूपन पे आपने 5 मिलियन का लोन रेज कर दिया। The liability is designated at fair value through profit and loss और हमने इस liability को fair value through P&L कैटेगरी में डेजिग्नेट किया। At 31st December 2010, CIBOR has moved to 8%, whereas the credit rating of the company has deteriorated due to which spread has increased to 3%. कहते हैं इस लायबिलिटी को हमने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेजिग्नेट किया है पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2010 पे। जो हमारा काइबोर था वो 10% से कम होकर 8% हो गया, लेकिन जो हमारा स्प्रेड जो था वो 2% से बढ़कर 3% हो गया। रीजन बीइंग कंपनी का क्रेडिट रिस्क, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग डिटोराइट खराब हो चुकी है। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि जनरलाइज अबव ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ द पीएसएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 में 31 दिसंबर 2010 की जनरल एंट्रीज बनानी है। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए, सबसे पहले मैं इस लायबिलिटी के कैश फ्लोस प्लॉट करता हूँ। 1 जनवरी 2010 पे हमने 5 मिलियन का लोन रेज किया, तो 1 जनवरी 2010 पे हमारे पास 5 मिलियन आए होंगे। 5 मिलियन का हमारी कंपनी में इनफ्लो हुआ होगा। फिर हमने कूपन फिक्स कर रखा है कि हम हर साल इस लोन के ऊपर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट या कूपन की पेमेंट करेंगे। तो अगर मैं 5 मिलियन का 12% करूँ तो 5 मिलियन का 12% हमारे पास आ जाता है 6 लाख। तो 6 लाख रुपए पहले साल के आखिर में, 6 लाख रुपए दूसरे साल के आखिर में, 6 लाख रुपए तीसरे साल के आखिर में, और 5 मिलियन की लोन या प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट भी हमें करनी है 3 साल के बाद। तो 9% के हिसाब से हमने 6 लाख रुपए के कूपन की पेमेंट्स और 5 मिलियन के आउटफ्लो प्लॉट कर दी। अब अगर बाय डिफॉल्ट आप मुझसे पूछेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट का आईआरआर क्या है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का आईआरआर हमारा 12% ही होगा। रीजन बीइंग कि ना यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ना कोई प्रीमियम है, ना कोई डिस्काउंट है, सिर्फ कूपन ही हमने पे करना है। तो कूपन इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब मैं अगर इसकी जनरल एंट्रीज बनाऊं तो सबसे पहले 1 जनवरी 2010 पे हमारे पास 5 मिलियन आए, तो कैश डेबिट 5 मिलियन, फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल 5 मिलियन। डे वन पे मैंने लोन रेज किया तो कैश डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कर दी। फिर पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2010 पे अब हमें कूपन की पेमेंट और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो हमने पहले साल के आखिर में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है जो कि कूपन की पेमेंट के इक्विवेलेंट होगा, दैट इज 6 लाख। 5 मिलियन का 12%, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 6 लाख रुपए। अब इस लायबिलिटी को हमने फेवर थ्रू पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। इस लायबिलिटी को हमने फेवर थ्रू पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। देखिए, ओरिजिनली काइबोर 10%, हमारा स्प्रेड 2%, तो 12% पे हमने लोन रेज कर दिया। अब पहले साल के आखिर में मुझे इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करनी है। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी हम डिस्काउंटिंग करेंगे यूजिंग द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजिंग द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप समझिएगा, इन्होंने कहा है ओरिजिनली काइबोर 10% था, हमारा स्प्रेड 2% था, तो हमने 12% के फिक्स कूपन पे लोन रेज कर लिया। एक साल के बाद पोजीशन ये है कि काइबोर 10% से कम होकर 8% हो गया, जबकि हमारी कंपनी का स्प्रेड 2% से बढ़कर 3% हो गया। यानी कि अगर आज की तारीख में हम मार्केट से लोन लेने के लिए जाएंगे तो लोगों को हमें इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा 8% का रिस्क फ्री रिटर्न, डिफॉल्ट फ्री रिटर्न, और 3% हमारी कंपनी का स्प्रेड। तो यानी कि हमें 11% पे लोन मिल सकता है। तो अगर मुझे साल के आखिर में अपने लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी यूजिंग द मार्केट रेट, दैट इज 11%। अब मैं 11% पे इस लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये आ रहा है हमारे पास 5086।
5086 की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास, अगर हम 11% पे डिस्काउंटिंग करें इन 6 लाख रुपए की, और इस 5 मिलियन और 6 लाख रुपए की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईयर 1 के एंड पे। अब हमारे पास पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2010 पे हमारी लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यू कितनी है? सर हमारी लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यू तो 5 मिलियन ही है। और पहले साल के आखिर में लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है? सर लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू है 5086। तो 5 मिलियन और 5086 ट्रिपल जीरो, इन दोनों का जो डिफरेंशियल है आपकी लाइबिलिटी का टोटल फेयर वैल्यू का चेंज है। टोटल फेयर वैल्यू के चेंज को हमने अकाउंट फॉर करना है, कुछ पीनल में कुछ ओसीआई में। अब होता यह है कि लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो भी चेंज आया, जो कि काइबोर के चेंज की वजह से, जो कि रिस्क फ्री रेट के चेंज की वजह से, वो फेयर वैल्यू का चेंज तो हम पीनल में रिकॉर्ड करता है। लेकिन लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो भी चेंज आया जो कि हमारे क्रेडिट रिस्क की चेंज की वजह से है, सर ये चेंज हम अपना ओसीआई में रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये जो हमारे पास 86,000 का फेयर वैल्यू का चेंज आया है, इसको हमने बाइफरकेट करना है बिटवीन द काइबोर, बिटवीन द स्प्रेड। इसके लिए हम क्या करते हैं? सर इसके लिए हम एक और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम एक और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब की बार जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी उसमें काइबोर चेंज होगा लेकिन स्प्रेड चेंज नहीं होगा। क्या मतलब? आपने ये 11% कैसे कैलकुलेट किया है? 8% का काइबोर और 3% का स्प्रेड। व्हाट इफ कि मैं काइबोर को तो चेंज कर दूं लेकिन स्प्रेड को चेंज ना करूं, तो 8 + 2 ये हो जाएगा 12%। और हमें एक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें 12% से। अगर मैं 12% से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो बनता है हमारे पास, सॉरी 12% नहीं 10%। अगर हम 10% से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, 8 और 2 10%, प्रेजेंट वैल्यू बनेगी हमारे पास, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसे। प्रेजेंट वैल्यू 10% के हिसाब से हमारे पास बन रही है 5174। अब समझिएगा, देखें मैं एक तरफ प्लॉट करता हूं काइबोर, स्प्रेड और रेट। अगर काइबोर चेंज ना हो यानी कि 10% हो, अगर स्प्रेड भी चेंज ना हो यानी कि 2% हो, तो हमारा रेट कितना था? 12%। मैं ये सारा काम आपको करके दिखा रहा हूं 31 दिसंबर 2010 पे, पहले साल के आखिर में। अगर काइबोर 10% ही हो, स्प्रेड 2% हो और 12% का रेट हो, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल आईआरआर है, अगर आप 12% पे इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे, अगर आप 12% पे इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी 5 मिलियन। चाहे तो चेक कर लें, अदरवाइज बड़ी लॉजिकल सी बात है कि भाई हमारी कैरिंग वैल्यू 5 मिलियन चल रही है और 5 मिलियन पे हम 12% के हिसाब से कूपन दे रहे हैं, तो इन कूपन की 12% से डिस्काउंटिंग करके इन कैश फ्लोज की आप 12% से डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपके पास 5 मिलियन की ही वैल्यू बनेगी। अब अपडेटेड पोजीशन क्या है? सर अपडेटेड पोजीशन ये है कि काइबोर हो चुका है 8%, हमारी कंपनी का स्प्रेड हो चुका है 3%, तो यानी कि टोटल रेट हो गया हमारे लिए 11%। तो काइबोर 8%, स्प्रेड 3%, यानी कि टोटल 11%। अब इस 11% में हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो ये आया हमारे पास 5086। यानी कि हमारी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में टोटल इतना चेंज आया, हमारी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में टोटल इतना चेंज आया, दैट इज 86,000। हमने क्या करा कि एक दफा काइबोर को चेंज किया 8% और स्प्रेड को चेंज नहीं किया, स्प्रेड को 2% ही रखा। हमने क्या करा कि एक दफा काइबोर को चेंज किया और स्प्रेड को चेंज नहीं किया, तो काइबोर 8% और स्प्रेड 2%, तो हमने 10% का एक हाइपोथेटिकल रेट वर्कआउट किया फेयर वैल्यू का चेंज कैलकुलेट करने के लिए कि कितना काइबोर से बटिंग करता है, कितना स्प्रेड से बटिंग करता है। और 10% पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आई 5174। अब देखें, आपकी लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू 5 मिलियन है जिसे आपने 5086 पे लाना है, लेकिन इस 5 मिलियन से 5086 तक के सफर में जो 86,000 का फेयर वैल्यू लॉस हुआ है, क्योंकि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ रही है ना, तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू का लॉस हुआ है ये टोटल फेयर वैल्यू का लॉस है। हमें इसको स्प्रेड और मार्केट रेट के काइबोर के रेट में बाइफरकेट करना। अगर मैं सिर्फ काइबोर चेंज कर दूं और स्प्रेड चेंज ना करूं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 5174। यानी कि 5 मिलियन से 5174 तक का जो सफर है, 5 मिलियन से 5174 का जो सफर है जिसमें हमारे पास 174 का लॉस आ रहा है, ये काइबोर के चेंज की वजह से आ रहा है
और फिर 5174 से 5086 का जो सफर है, 5174 माइनस 5086, ये आ रहा है हमारे पास 88, जो कि स्प्रेड का चेंज का इम्पैक्ट है। मैं रिपीट करता हूं, टोटल आपकी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में 86 का लॉस है, लेकिन इसका ब्रेकअप क्या है कि 174 का लॉस कार्बोर के चेंज होने की वजह से, क्योंकि मैंने 10% की डिस्काउंटिंग में कार्बोर को चेंज किया, स्प्रेड को चेंज नहीं किया। तो जो वैल्यू 5 मिलियन से बढ़कर 5174 हो रही है वो कार्बोर के चेंज की वजह से, और वैल्यू बढ़ रही है तो 174 का लॉस। फिर हमने कार्बोर और स्प्रेड दोनों को चेंज किया, तो 11% और 11% पे फेयर वैल्यू थी 5086, तो हमें 5174 के नंबर को दोबारा 5086 पे लाना है। अब हमारे पास स्प्रेड की वजह से गेन आ रहा है, दैट इज 88। और हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि अगर हमारी कंपनी के हालात खराब हो रहे हैं, हमारा स्प्रेड बढ़ रहा है, तो हमारा फायदा है, क्योंकि हम पहले सस्ते रेट पे बोरिंग करके आ गए, आज हम महंगे रेट पे बोरिंग करने जाएंगे। अगर आज बोरिंग करने जाएंगे तो महंगे रेट में मिलेगी, यानी कि जो लोन हम पहले ही लेकर आ चुके हैं उसमें हमें फायदा हुआ है। तो आपकी लायबिलिटी में टोटल 86 का फेयर वैल्यू लॉस, जिसका ब्रेकअप ये है कि 174 का मार्केट रेट कार्बोर के चेंज की वजह से इंपैक्ट है लॉस, और 88 का स्प्रेड की चेंज की वजह से इंपैक्ट है, जो कि हमारा गेन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसे हम प्लॉट किस तरह से करेंगे, देखिए लायबिलिटी की टोटल फेयर वैल्यू बढ़ रही है 86 से, तो हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट 86,000, कार्बोर की वजह से हमारे पास 174,000 का लॉस आ रहा है, कार्बोर की वजह से हमारे पास 174,000 का लॉस आ रहा है, तो हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल 174,000, और स्प्रेड की चेंज की वजह से हमारे पास 88 का गेन आ रहा है, स्प्रेड की चेंज की वजह से हमारे पास 88 का गेन आ रहा है, तो हमारे पास फेयर वैल्यू गेन ओसीआई 88,000। इस एंट्री को जरा चेक करें, रिकंसाइल कर रही है, यानी 88 प्लस 86 तो 174 बन रहा है। तो हमने पहले कैरिंग वैल्यू देखी कि वो किस रेट पे है, फिर हमने पूरी अपडेटेड फेयर वैल्यू देखी, फिर हमने एक फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जिसमें हमने कार्बोर चेंज किया, स्प्रेड चेंज नहीं किया। टोटल फेयर वैल्यू का चेंज तो ये है, लेकिन यहां से यहां तक का डिफरेंस कार्बोर का चेंज है, और यहां से यहां तक का डिफरेंस स्प्रेड का चेंज है। चूंकि कार्बोर कम हो रहा है तो हमारी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ रही है। एक बात आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। चूंकि कार्बोर कम हो रहा है, 10% से 8% हो रहा है, तो हमारी लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू बढ़ रही है, फेयर वैल्यू बढ़ रही है, हमें लॉस हो रहा है। लेकिन चूंकि स्प्रेड कम हो रहा है, स्प्रेड 3% से, सॉरी स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है, स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है, 2% से 3%, 3%, 2% से 3% हो रहा है। तो स्प्रेड के इंक्रीज होने की वजह से फेयर वैल्यू कम हो रही है, फेयर वैल्यू कम हो रही है तो हमें गेन हो रहा है। तो हमने लायबिलिटी क्रेडिट कर दी 86,000 से, कार्बोर्ड का चेंज 174,000, फेयर वैल्यू का लॉस पीएनएल में, और स्प्रेड का चेंज 88,000 गेन, फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।